तो एग्जैक्टली हमें ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड या बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से, ऐसा कौन सा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसके जो डेवलपर हैं, अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, द वेरी फर्स्ट डेवलपर इनिशिएटर ऑफ द सेम वाज माइकल पॉटर। उन्होंने कई सारे इसके नेसेसिटीज़ के एडवांटेजेस बताए। उन्होंने बताया कि ये आपको आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, मतलब स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग अपन कैसे करेंगे। तो उसने बोला देखो आपको किस तरह की कंपनी बनना है पहले ये बताओ। बोले क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस पे नो कॉम्प्रोमाइज, या सस्ता प्रोडक्ट थोड़े बहुत क्वालिटीज में कॉम्प्रोमाइज। मतलब अगर मोबाइल कंपनीज की बात करें तो आप एमआई बनना चाहते हो या आईफोन बनना चाहते हो। तो आप बोलो यार अपन एमआई बन के आईफोन बनना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट अपन एमआई जैसा करे पर बनना अपने को आईफोन है। यार ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आज की डेट में उस मार्केट में वो लेवल आना इतना ईजी नहीं है। बोले क्यों, उसमें क्या दिक्कत है। देखो आप पेनिट्रेशन मार्केटिंग जब करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें इंफीरियर क्वालिटी की लगा दोगे, बराबर है। जैसे कि एमआई ने क्या किया, एमआई ने प्रोडक्ट लाया तो उसने बोला यार तुमको बेसिकली क्या चाहिए, तुम्हें एक टच स्क्रीन जबरदस्त फोन होना ना। तो बोले मैं लुक के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। तो पहले के फोन्स अगर आपको ध्यान में होंगे एमआई के, तो ब्रिक के जैसे दिखते थे, एकदम ऐसा सीधा डब्बा, फेंको भी तो कुछ नहीं होता था उनको, तो दिखते भी एकदम गंदे थे। पर हाँ टच स्क्रीन का पूरा बेनिफिट था, अच्छा कैमरा दे देता था, बाकी किसी चीज पे खुद दिमाग नहीं लगाता था। स्पीड अच्छी मिल जाएगी, हैंग नहीं होगा फोन, बाकी सब चीजों के ऊपर वो कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज कर देता था। लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता था, बोले यार हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा पर अपना जो बेसिक चीज अपने को चाहिए ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रहा है। ठीक है, लोगों को फोन का यूजेज इंटरफेस का बहुत ज्यादा शौक था कि यूजेज इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि अपने को लगे अपन आईफोन यूज कर रहे हैं। तो एमआई ने पूरा का पूरा मार्केट ग्रैब कर लिया। अब बताओ अगर एमआई कोई आईफोन जैसा फोन भी आज लेके आता है, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट जबरदस्त, आप लेना पसंद करोगे? नहीं। जिसको दिमाग के अंदर में एकदम ऐसा ब्रांड कॉन्शियसनेस है ना कि यार अपने हाथ में प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए जो इतना महंगा है कि लोग बोले कि नहीं यार ये बंदा महंगा फोन सपोर्ट करता है, मतलब कि ये बहुत ही कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, ऐसे लोग आईफोन्स लेते हैं। ऐसे लोग सैमसंग का एस सीरीज जो होता है वो ले सकते हैं, नोट सीरीज ले सकते हैं, या वन प्लस वो फीचर पसंद करते हैं। पर वहीं पे अगर मैं एमआई वगैरह की बात करूं तो अपन बोलते हैं हाँ यार ठीक है, फोन लेने के लिए मतलब फोन रहना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स है, ये बंदे को बस उसी में इंटरेस्ट है। द पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग आपने अपने प्रोडक्ट की वैसे की है। अब अगर आप आईफोन जैसा प्रोडक्ट लेके भी आओगे और अब वो लोअर निश वाले प्रोडक्ट्स को क्लोज कर दोगे ना, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से कभी पोजीशन ही नहीं किया। आपने पोजीशन ही गलत तरीके से किया। पोजीशनिंग वाज पेनिट्रेशन मार्केटिंग, या मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर जाओ। वहीं पे आज की डेट में अगर मैं सोनी कंपनी की बात करूं, सोनी कंपनी, तो सोनी इज नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। उसका टीवी इतना महंगा आता है कि वही चीज बहुत सस्ते में दूसरी कंपनीज में भी मिल जाती है, बट स्टिल पीपल प्रिफर सोनी। क्यों? क्वालिटी है। आज से लेके 10 साल तक के भी आप उस प्रोडक्ट को यूज करो, आज जो क्वालिटी दे रहा है 10 साल बाद भी वही क्वालिटी के ऊपर में वो टीवी चलता रहेगा। तो यहां पे फर्क आ जाता है क्वालिटी के अंदर, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। प्राइस मार्केट में ज्यादा भी रहे तो भी चलता, बिकॉज दे हैव स्ट्रेटेजिकली पोजीशन देमसेल्फ। आप लोगों को अगर ब्लैकबेरी करके कंपनी पता होगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्लैकबेरी, तो ब्लैकबेरी बिजनेस क्लास में बहुत फेमस था। सडनली अब आईफोन आ गया, ब्लैकबेरी बहुत फेमस था। क्यों? उसका एक छोटा सा फीचर बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेजिंग। व्हाट्सएप वगैरह सब बाद में आए, उन लोगों के इसमें बीबीएम फीचर पहले से था। व्हाट्सएप वगैरह आने के बाद में ब्लैकबेरी ने अपना बीबीएम फीचर ओपन टू ऑल कर दिया, मतलब जिसके पास ब्लैकबेरी फोन नहीं है वो भी बीबीएम को यूज कर सकता है। अ वेरी रॉन्ग स्टेप बोल सकते हैं या जो भी स्टेप बोल सकते हैं, जिसके बाद ब्लैकबेरी पूरी तरह से वाइप आउट हो गया मार्केट से। मतलब बिजनेस क्लास सिर्फ ब्लैकबेरी का फोन लेना पसंद करता था, वही बिजनेस क्लास ने ब्लैकबेरी फोन यूज करना ही बंद कर दिया। आपका पोजीशन मार्केट में था सिर्फ बिजनेस क्लास, आपने सडनली अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन चेंज करने की कोशिश की। अगर आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट के हिसाब से अपने पोजीशन के ऊपर ध्यान रखते थे तो शायद ये गड़बड़ नहीं होती। एससीएम आपको यही चीज पे फोकस करने बोलता है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हमेशा फोकस करें। ठीक है, फिर दूसरा होता है एनालाइज कॉस्ट एंड डेवलप ऑल्टरनेटिव मेजर्स। डेवलप ऑल्टरनेटिव मेजर्स, आपको कॉस्ट कितनी लग रही है और यही चीजें ऑल्टरनेटिवली कहीं और से अगर करानी है या कोई ऑल्टरनेटिव मेजर है यही काम करने का, तो वो कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस आपको मेजर करने देता है। कोई जगह खर्चा कम करने से हो सकता है कहीं और खर्चा बढ़ जाए, पॉसिबिलिटीज है, बराबर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर भी वो ध्यान देने की बात करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एयरटेल कंपनी अब करता क्या है, सिम प्रोवाइड करता है, नेटवर्क सर्विस देता है, बराबर है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप उनके कॉल सेंटर पे कॉल करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये इसके लिए एयरटेल फेमस है। मतलब कोई भी फोन कंपनी, अभी फिलहाल अपन से एयरटेल की बात करते हैं। तो हुआ क्या कि आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने वो प्रोडक्ट उनसे एक सिम खरीदा, आप उस सिम को यूज कर रहे हैं, अब आप कॉल करते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उनका कस्टमर केयर उसको पूरा का पूरा ठीक करके देखता है। एयरटेल ने देखा कि यार ये जो कस्टमर केयर की सर्विस है ना, इसका खर्चा बहुत लग रहा है। अपन एक जगह लेके बैठे हैं जहाँ पे अपन उसका पूरा का पूरा किराया देते हैं, फिर अपन लोगों को रिक्रूट करते हैं, वही लोग पूरी की पूरी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को अपन पूरा पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह इतने सारे खर्चे लगते हैं। पर कस्टमर को जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमें इतने खर्चे की जरूरत क्यों है? क्यों ना हम ये पूरा का पूरा वर्क किसी और को आउटसोर्स कर दे, कॉल सेंटर का काम हम किसी और को आउटसोर्स कर दें। सो देयर इज अ कॉस्ट स्ट्रक्चर जिसको हमने एनालाइज करके रखा, और हमको पता ही अपना निश नहीं है, अपना काम है नेटवर्क सर्विस देना। नेटवर्क अगर अपन क्वालिटी देंगे ना तो लोग अपने से वैसे ही सेटिस्फाइड रहेंगे, ये सब खर्चे करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। तो इन खर्चों की जगह इन खर्चों से दूसरी जगहों पे फोकस करें, क्वालिटी नेटवर्क। तो पर ऑल्टरनेटिव मेजर तो मिले, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कॉल सेंटर्स बंद ही कर दो, मतलब हम कोई कॉल सेंटर देंगे ही नहीं। तो फिर बंदे को कुछ भी दिक्कत आई तो कॉल किसको करेगा यार? वो मतलब नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, अब मैं किसको कॉल करके कंप्लेन करूं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा? कोई तो कस्टमर केयर देना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज कि क्यों ना हम ये आउटसोर्स कर दें, ऑप्शन हो सकता है। अब आउटसोर्सिंग अगर सस्ते में हो सकता है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, यहाँ पे आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? छोटी सी बात है। वो बोलता है कि आप अपने कॉस्ट को एनालाइज कीजिए, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और हो सकता है कि आपके पास आउटसोर्सिंग का ऑप्शन हो। आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट कभी आपने कॉस्टिंग में देखा ही नहीं ना। आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें ये सब चीजों के ऊपर तो कभी सोचा ही नहीं आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर। हर कंपनी का अपना एक कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो ये एनालाइज करना जरूरी है कभी भी आप अपने बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ोगे वो चीज को समझने के लिए। मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं? देखिए, हम सीए फर्म्स की बात करते हैं, आप सीए फर्म में काम करते हैं, अब आपको कितना पैसा मिलता होगा? 3,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 10,000। 10,000 के ऊपर क्या मिलता होगा? कुछ बिग फोर वगैरह की बात करें तो 15,000 रुपए भी देती है। तो यहाँ पे ये आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो उनके पास में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है या जो आर्टिकल्स है या जो भी है उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइंड है। हमारे पास अगर 20,000 रुपए का भी काम आता है और अगर वो काम को 1 महीना लगेगा तो 10,000 रुपए वाला बंदा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस से वर्क के डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिली। बट सपोज करो कि बिग फोर के पास 20,000 का काम आया, वो अपने एक आर्टिकल को ही 15,000 देते हैं और उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि कोई भी काम आएगा तो अपना सीए वहां पे 1 महीने का टाइम जरूर देगा, और अपने सीए को वो लोग 50 से 60,000 रुपए महीने का पेमेंट देते हैं। तो 20,000 रुपए वाला काम जिसमें 1 महीने का टाइम देना है, क्या उनके लिए फीजिबल है? ऑब्वियस सी बात है कि वो फीजिबल नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ये जानने के लिए कि किस तरह के काम के ऊपर हमें अप्रोच करना है। आप सोचो कि बिग फोर अगर ये छोटे छोटे कामों के ऊपर ध्यान देने जाए, उनके पीछे पड़े कि नहीं हमको ऐसे भी काम लाने हैं, कोई भी काम हाथ से नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे काम पे भी फोकस कर रही है, तो क्या वो कभी प्रॉफिट कमा पाएंगे? सीधी सीधी बात है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। सो एन इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज शुड ऑलवेज नो इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि हमारा कॉस्ट का लेवल क्या है, तो उसके बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी की बात आती है आगे। ठीक है, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। एससीएम बेसिकली एक 4 स्टेप प्रोसेस है, मैं वो 4 स्टेप प्रोसेस के ऊपर बाद में जाऊंगा, उससे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉस्ट रिलेशनशिप। SCM tries to link one cost to another cost, कोई एक कॉस्ट किसी और कॉस्ट के साथ में लिंक्ड हो सकती है। एग्जैक्टली कोई एक कॉस्ट दूसरे कॉस्ट से कैसे लिंक्ड हो सकती है? अभी जैसे आप लोग वीडियो लेक्चर्स खरीदते हैं, तो आपने एक वीडियो लेक्चर खरीदा, सपोज करो डायरेक्ट टैक्स का फ्रॉम सम फैकल्टी, और फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्स का भी खरीदा फ्रॉम सम अदर फैकल्टी। अब ये दोनों के दोनों अलग अलग जगहों से आपके पास आ रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि 2 जगहों से कोरियर के चार्जेस लग रहे हैं। अब सपोज करो आपने ये जो दोनों लेक्चर्स खरीदे थे, ये दोनों के दोनों मुंबई सिटी के ही 2 फैकल्टी से लिए थे, एक डीटी की फैकल्टी, एक आईडीटी की फैकल्टी, और दोनों के दोनों कोरियर कर रहे हैं। ये दोनों फैकल्टीज अगर आपस में मिलती है और ये दोनों आपस में डिसाइड करती है कि देखो यार, अगर अपन दोनों साथ में कॉम्बो प्रोडक्ट देते हैं तो कोरियर एक ही बार करना पड़ेगा, कोरियर कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, अपना थोड़ा सा जो एफर्ट्स है वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो अपन थोड़ा सा उतना अमाउंट
इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट में भी दे सकते हैं, या शायद हो सकता है कि वो स्टूडेंट के लिए भी कंफर्टेबल हो जाए। आप पॉइंट समझ रहे हो? इसके अंदर में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग हुई क्यों, क्योंकि देर आर सर्टेन कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोरियर का खर्चा दोनों को लग रहा है, तो अगर एक का कोरियर का खर्चा, मतलब एक ही कोरियर के खर्चे में दोनों का काम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये हो सकता है कि कोई एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। हमने थोड़े समय पहले एक और एग्जांपल देखा था रिलेटेड टू सर्विस, व्हीकल सर्विसिंग वगैरह का। अब अगर कोई सेंटर्स बंद कर देता है तो क्या होगा, वो कॉस्ट कम हो जाएंगे, पर दूसरे सेंटर्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन बढ़ेगा तो वहां पे हो सकता है आपको स्टाफ बढ़ाना पड़े, वो वाला कॉस्ट आपका कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हर ऐसी एक चीज के ऊपर ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ले कंपनी इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरर फॉर बिस्लेरी, बराबर। अब बिस्लेरी लाने का जो पैसा है वो भी पूरा का पूरा, अगर पार्ले कंपनी, मतलब पार्ले क्या करता है, पार्ले जिस तरह से अपने बिस्किट्स बेचता है उसी के साथ में वो बिस्लेरी की बॉटल्स भी बेच देता है। जो सब मतलब जहां से बिकता है, रिटेलर्स की अगर हम बात करें, किराने की दुकान वाले, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो सेम एग्जांपल इसके ऊपर भी फिट बैठता है कि यार वो लोग कहीं और से पानी मंगाते हैं तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। पार्ले उनको बोलता है मैं तुमको बिस्किट्स भेज रहा हूं, साथ में उसके साथ पानी की बॉटल्स भी तुम्हारे पास आ जाएगी, तो तुम एक काम करो, हम उतना तुम्हें और मार्जिन दे सकते हैं, कंपैरेटिवली हम उतना और मार्जिन दे सकते हैं। नाउ वन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लिंक्ड टू अनदर कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स। अगर इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग कर दिया जाए तो मार्जिन भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं क्या? तो हर एक कॉस्ट दूसरे कॉस्ट से लिंक्ड है, कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे एक का डिसीजन दूसरे के डिसीजन से लिंक हो जाता है। इसीलिए SCM हर इन छोटी छोटी बातों को एनालाइज करने के लिए हमें समझना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये छोटी छोटी बातों के लिए हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक 4 स्टेप मॉडल होता है, जिसके अंदर में वो आपको क्या बोलता है कि आप एक प्लान फॉर्म्युलेट कीजिए, उस प्लान को कम्युनिकेट कीजिए, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर उस प्लान के ऊपर कंट्रोल रखिए। ठीक है, अब क्या मतलब है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि आखिर आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी क्या है। हमें एक ऐसी कंपनी बनाना है जिसके बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, भले ही नुकसान हो, हम एक समय के बाद जब कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी कंपनी को बेच देंगे। क्या ये प्लान है हमारा कि हम एक बिल्ड करें, एक स्ट्रक्चर ऑपरेट करें और बाद में उसको ट्रांसफर कर दें? या हमें लॉन्ग टर्म तक के बिजनेस करना है, आज कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, एक बार कस्टमर हमसे जुड़ गया तो वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा, हम उसको अच्छी सर्विस देंगे। अच्छी सर्विस अगर हम कस्टमर को देंगे तो लॉन्ग टर्म तक के वो कस्टमर हमारे साथ ही रहेगा। क्या ये हमारी स्ट्रैटेजी है? या हमारी ये स्ट्रैटेजी कि एक बार प्रोडक्ट कस्टमर को दे दिया बस खत्म कहानी, उसके आगे हमको दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्ट में जितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है आज प्रॉफिट कमा लिया जाए। सो देयर कैन बी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन विच अ कंपनी वर्क्स। ठीक है, तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आपने उस स्ट्रैटेजी को पहले फॉर्म्युलेट करना चाहिए, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स पहले लेके आइए कि आप क्या बिजनेस के बेसिस पे चलना चाहते हैं। अगर आपने वो मिल्क प्रोडक्ट्स जो आते हैं, मिल्क के अंदर में मिलाने वाले चॉकलेट फ्लेवर्स वगैरह जो बच्चों के लिए अलग अलग आते हैं, उनकी बात करेंगे तो आपको बॉर्नवीटा का नाम ध्यान में होगा, आपको हॉर्लिक्स का नाम ध्यान में होगा, आपको कॉम्प्लान का नाम ध्यान में होगा। बॉर्नवीटा बहुत फेमस है, कैडबरी ने अपना मार्केट टैप किया था चॉकलेट्स वगैरह का थ्रू द नेम ऑफ बॉर्नवीटा। उसके पहले से हॉर्लिक्स वाज द मे बी बोल सकते हैं इंडिया में सबसे पहला आया हुआ प्रोडक्ट जिसने अपने आप को इतना मार्केट किया कि बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया। हॉर्लिक्स इज अ नोन ब्रांड। अब मतलब क्या लेने का है तो हॉर्लिक्स लेने का है, बाकी कैडबरी वाला एडवांटेज बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा थोड़ा सा महंगा भी आ जाता है कंपैरेटिवली। कॉम्प्लान इज अ कंपनी जो थोड़ा सा क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, बट मार्केट में अपने आप को पोजीशन कहां पे करना है, क्या तुम सस्ते प्रोडक्ट हो, क्या तुम महंगे प्रोडक्ट हो, तुम प्रोडक्ट किस प्रकार के हो, तुम ये समझाने की कोशिश करो तो हम उस बेसिस पे इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कभी अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो कॉम्प्लान ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश की, अलग अलग फ्लेवर्स, फॉर मॉम्स, फॉर किड्स, पिस्ता फ्लेवर, अंजीर फ्लेवर, केसर का फ्लेवर, इतनी सारी चीजें लाने की कोशिश की,
मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए बोल दो, या क्वालिटी प्रोडक्ट लाने के लिए बोल दो, या डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए बोल दो, बट एक भी स्ट्रैटेजी सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों? बिकॉज यू कंटिन्यूअसली शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अदर। अरे यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, यहाँ पे आ जाओ, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, दूसरे पे शिफ्ट कर दो। यू नेवर फॉर्मुलेटेड कि तुमको खड़ा कहाँ होना है, स्टैंड कहाँ करना है। बस ये कि मार्केट के अंदर घुस जाना है, कैसे भी घुस जाओ। ये स्ट्रैटेजी नहीं हुई। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर हम व्हीकल्स की बात करें, रेनो कंपनी के बारे में अगर आपने सुना होगा, रेनो इनिशियली अपनी व्हीकल लेके आया था अलोंग विथ महिंद्रा के साथ उन्होंने अपनी सबसे पहली व्हीकल लॉन्च की थी। उन्हें मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना था। फिर महिंद्रा के साथ उनको कंपैरेटिवली सर्विस लगा कि महिंद्रा का सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट दैट गुड, यानी सब्सिक्वेंट सेल सर्विसेज। फिर उसके बाद में रेनो अलग हुआ। रेनो अलग होने के बाद में लोगों के सामने निश कार्स लेके आया। उसकी कार मतलब एक क्वालिटी जर्मन प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कि उसे उस तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की, बट स्ट्रैटेजी समहाउ डिडंट वर्क। मतलब महंगी कार्स है, सब कुछ है, पर लोग आके उस प्रोडक्ट को खरीदें, ट्राई करें, ये उस प्राइस मेंटालिटी पे था कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा है। जो सस्ते प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे वो मारुति की कार लेना चाहते थे, जो महंगे प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे वो सीधा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के ऊपर जा रहे थे। तो ये बीच का मार्केट के अंदर में जब रेनो ने एंट्री करने की कोशिश की तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। रेनो ने फाइनली क्या किया, बोला ठीक है अपन एक बार फॉर्मुलेट करते हैं कि अपन एटलीस्ट पेनिट्रेट कर जाएं, अंदर तो भी घुस जाए। जिस दिन कस्टमर अपनी सर्विस देखेगा ना, वो खुद बोलेगा नहीं यार अपन ने इनके साथ अपन ने कुछ गलत तरह का प्रोडक्ट नहीं लिया, सर्विस के समय अपन उनसे ज्यादा चार्जेस ले लेंगे, एटलीस्ट मार्केट में पेनिट्रेट कर जाए। रेनो ने एक व्हीकल लाया क्विड। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो क्विड को बोला जाता है वन ऑफ द चीपेस्ट व्हीकल्स, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी एसयूवी जैसा भी दिखता है, एसयूवी के पूरे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, और हार्डली मैक्सिमम सबसे अपर लिमिट वाला मॉडल भी बोलोगे तो 4 लाख रुपए का आएगा। तो बोले यार बढ़िया है, दे पीपल स्टार्टेड बाइंग रेनो। अब ये व्हीकल जब सर्विसिंग को जाता है ना, तो इसका सर्विसिंग का कॉस्ट बहुत ह्यूज है। कंपेयर टू आप मारुति की बात करें या Hyundai की बात करें तो इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ह्यूज है। बट सर्विस जिस क्वालिटी का रेनो दे रहा है उसके कारण द पीपल आर हैप्पी। हाँ यार सर्विस तो अच्छा है, चीज तो बढ़िया दे रहा है। द पॉइंट इज कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है, पेनिट्रेट तो कर जाओ, बाद में कमा लेंगे। पेनिट्रेट कर जाओ, बाद में कमा लेंगे, आगे की सर्विसेज से कमा लेंगे। मैक्सिमम ऑटोमोबाइल कंपनीज इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करती है कि इनिशियली चीप प्रोडक्ट सस्ता दे दो, बाद में सर्विस में कमा लेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो द पॉइंट इज, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट फॉर्मुलेट कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। पर सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर देने से लोगों को ये नहीं समझ में आ जाता कि हाँ भाई ये मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ में तो आना चाहिए कि हम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मिशन विजन बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, बट द पॉइंट इज हम किस फॉर्मूले किस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमेशा पता रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका फोकस है कि कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, सर्विस का कॉस्ट ह्यूज रहना चाहिए, बट इनिशियली कस्टमर हमारे यहाँ पे एंटर कर रहा है, इसका कॉस्ट कम भी रहा चलता। रेनो की मैंने आपसे बात की, सपोज कीजिए आपने रेनो की कार ले ली। अब आप रेनो की कार लेने गए, रेनो के शोरूम के अंदर में जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने उसको बोला भैया क्विड दिखाना। अब हो सकता है कि रेनो के अंदर में बैठे हुए सेल्स एग्जीक्यूटिव को लगे यार ये तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट लेने के लिए आया है, तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या होगा, कस्टमर सर्विस जो हमारा फोकस था कि आगे हम उसको कस्टमर सर्विस अच्छे देंगे, वो इंप्रेशन उसके ऊपर बहुत खराब गिर गया। अगर ये इंप्रेशन उसके ऊपर खराब गिर गया तो आपकी स्ट्रैटेजी हो गई फेल। और ये क्यों फेल हुई, क्योंकि हमने हमारी स्ट्रैटेजी हमारे लोगों को कम्युनिकेट ही नहीं की थी। सामने वाला बेसिकली खुद शोरूम वाला भी सोच रहा है यार इतना सस्ता प्रोडक्ट रेनो लेके क्यों आया, पागल आदमी है, बोले अपने इसमें क्या कमा लेंगे अपन, कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर में प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो हमने उसको एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट ही नहीं की। अगर कम्युनिकेट की होती तो शायद इस तरह की गलती नहीं होती। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस होना जरूरी है कि आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली, पर स्ट्रैटेजी अगर आपने बताया ही नहीं, अपने एम्प्लॉइज, अपने ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का। कम्युनिकेट करने के बाद में, सिर्फ कम्युनिकेशन के बाद में लोग कर लेंगे काम, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप लोगों के साथ बताता हूं, बहुत कॉमन रहेगा। आपके बॉस ने आपको बोल दिया भाई तेरे को ये इन लोगों का रिटर्न फाइल करना है, 5-6 लोगों के नाम उसने बता दिया। उसने आपको बता दिया कि ये डेट है, ये डेट तक के कंप्लीट करके देने का है, अपने को उसके बाद में बाकी के ऑडिट्स वगैरह के ऊपर भिड़ना है, ये काम जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। अपने दिमाग में था हाँ डेट एक्सटेंड होने वाली है,
सामने वाले के दिमाग में ये है, जैसे अभी अपन बात करते हैं कि सामने वाले ने आपको बोला कि यार अभी एक काम कर, जीएसटी ऑडिट्स वगैरह की डेट अभी 30 जून वगैरह तक की है, जीएसटी यार 9 एनुअल रिटर्न वगैरह की 30 जून वगैरह तक की डेट रहती है, बराबर है। तो आपके सीए ने आपको बोला यार मई तक के पूरा खत्म कर दे, जून जुलाई अपन बाकी के रिटर्न्स वगैरह का काम करेंगे, एनुअल रिटर्न का भी बहुत प्रेशर रहने वाला है। आपको लगता है नहीं आगे डेट एक्सटेंड होने वाली है, तो डेट एक्सटेंड होने वाली है तो आप भी एकदम कैजुअली काम कर रहे हो। उसने आपको स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट कर दी कि आगे क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करने के बाद फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी भी बता दी, पर आप लथार्जिक हो, आराम से बैठे हो, बोले अरे करेंगे ना यार, कौन सी बड़ी बात है, आखिरी दिन वैसे भी 2 बजे तक के बैठना, आज क्यों काम करें, लास्ट डे काम करेंगे। पॉइंट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटेड है, स्ट्रैटेजी कम्युनिकेटेड है, बट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेड नहीं है। आखिरी दिन सीए आगे बोलता है अरे तूने रिटर्न्स फाइल नहीं किया, अरे सर बोले दूसरे असेसमेंट वगैरह के काम बहुत थे मैं नहीं कर पाया। अब वो आखिरी दिन आपको इसीलिए फिर 2 बजे तक के बिठाएगा और पूरा का पूरा काम खत्म करवाएगा। क्यों? अगर पहले ही एक आध बार वो आपके पास से फॉलो अप ले लेता तो आप भी टाइम पे काम कर लेते थे। द पॉइंट इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। क्लियर है? कम्युनिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, हमें उसके स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट आपको ये भी बताता है कि इंप्लीमेंटेशन के कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड देन द लास्ट स्टेप इज कि पूरा होने के बाद में इन सब पे कंट्रोल होना भी जरूरी है। छोटे छोटे चीजों के कॉस्ट के ऊपर भी हम लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सीए फॉर्म का एग्जाम्पल वापस से एक ले लेता हूं। आपको बोला गया था कि यार ये एक ऑडिट है, ये ऑडिट तेरे को फटाफट कंप्लीट करना है। देख जितना जल्दी कंप्लीट करेगा उतना जल्दी अपन बाकी के काम के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। कम्युनिकेट कर दिया गया स्ट्रैटेजी, मतलब पूरा का पूरा फॉर्मुलेट किया गया कि इस बार ऑडिट्स किस तरीके से होंगे। आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेट भी कर दिया गया कि कितना काम करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी सामने वाला ध्यान दे रहा है। अब आप काम करने जा रहे हो, रोज वो ध्यान देता है कि आप काम करने जा रहे हो या नहीं, और वो आपको फॉलो अप वगैरह भी ले लेता है। 10 दिन तक के आप काम कर ही रहे हो, फिर सामने वाले ने बोला यार बहुत दिन हो गए यार, तेरा काम पूरा का पूरा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं रोज ले तो रहा हूं पर इतना ज्यादा डीप चेकिंग क्यों कर रहा है? वो बोला सर अगर ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट करना है तो अभी तो मुझे और 1 महीना लगेगा, इतना ज्यादा डिटेल वर्किंग है। बोला अच्छा तेरे को 1 महीना और लगेगा, वो अपने को सिर्फ 20,000 रुपए ही दे रहा है इस काम के। अब उससे आपको क्या लेना देना, आपको तो अपनी आर्टिकलशिप करना है। तो आप बोल रहे हो नहीं पूरा काम करने के लिए तो टाइम लगेगा। द पॉइंट इज उसने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया ही नहीं। अब वो फॉर्मुलेट कर दी स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेट कर दिया, इंप्लीमेंटेशन कर दिया, पर इंप्लीमेंटेशन एज पर द परफॉर्म्ड गाइडलाइंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि इसके कारण किसी प्रकार के कोई कॉस्ट में गड़बड़ हो जाए या कुछ आ जाए, काम कहीं का कुछ कट करना पड़ेगा ताकि दूसरा काम कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो तो समझ में आता है कि काम कितना है। अब वहां जाके आपको तो अपने कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करना पड़ता है ना कि भाई रेवेन्यू तो इतनी आ रही है, इससे ज्यादा खर्चा कैसे कर लेंगे। अब क्लाइंट को तो बोल नहीं सकते नहीं यार पैसा बहुत कम दे रहे हो, काम बहुत ज्यादा है, तो वो तो बोलेगा यार तुमने पहले सोचना चाहिए था ये सब बातें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, सो देयर शुड ऑल्सो बी सम कंट्रोल टूवर्ड्स द सेम। आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं यार इन सब चीजों के ऊपर एक कंट्रोल रखा जाना चाहिए ताकि कॉस्ट हाथ से नहीं निकल जाए। पेटीएम ने जब स्कीम लाया कि भाई हाँ आप रिचार्ज करो हम 100% कैशबैक देंगे, तो उसने कुछ सोचा होगा कि हाँ इतने लोग आएंगे। अब वो पेटीएम के अंदर में स्कीम चली, लोग रिचार्ज किए जा रहे हैं, कैशबैक लिए जा रहे हैं। मुझे बताओ क्या लाइफ टाइम ये ऐसे ही स्कीम चलते रहेगा? सीधी बात है, वो बोलेगा नहीं सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर हम आपको ऐसा रिचार्ज का बेनिफिट देंगे, या मे बी आने वाले 1 महीने तक हम ऐसा बेनिफिट आपको देंगे। तो ये सब कुछ कम्युनिकेट होना, ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। क्या होगा, लोग नहीं तो क्या करेंगे, एक ही मोबाइल के ऊपर में पुराना लॉगिन हटाया, नया वाला लॉगिन बनाया, नए लॉगिन से फिर रिचार्ज करना शुरू। तो उन्होंने कंट्रोल लगाया उसके ऊपर कि नहीं सेम मोबाइल से अगर दूसरा लॉगिन भी हो रहा है तो भी रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा, तो अब आपको किसी और मोबाइल से फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। वैसा कर करके कितने मोबाइल से करोगे आप रिचार्ज? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक कंट्रोल फीचर हो गया। ठीक है, 1 महीने के बाद में के रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, ये एक कंट्रोल फीचर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका रहना जरूरी है, नहीं तो क्या है कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। मे बी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कंपेरेटिवली खर्चे थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी पे पूरा का पूरा एससीएम वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये नेसेसिटीज और ये स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन पूरा का पूरा क्लियर होगा। चलिए